एक गांव में शारदा का एक बेटा था, नाम था रमेश। शारदा बहुत ही फेमस थी और वो चाहती थी कि उसकी होने वाली बहू भी बहुत ही बड़े और अमीर खानदान से आए। और बिल्कुल अपनी इच्छा के अनुसार उसने रमेश की शादी अनामिका के साथ करवाई। और अपने बेटे की तरह वो सोचती थी कि उसकी बहू भी उसकी हर बात माने और आज्ञाकारी हो। वो चाहती थी उसकी बहू को हमेशा खुश देखना। एक दिन सुबह सुबह शारदा कहती है, बहू, जब से तुम इस घर में आई हो, ये घर कितना सुसज्जित हो गया है। मेरा घर रोशनी से जगमगा उठा है। अब से रोज जो तुम पकाओगी मैं वही खाऊंगी और आराम से अपनी शांति की जिंदगी बिताऊंगी। अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ जल्दी से और देखो क्या पकाना है। सासू माँ, मुझे तैयार होने में बस 15 मिनट लगेंगे। शुरू में तो इतना वक्त लगता ही है। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जो खिलाओगे स्वादिष्ट खिलाना, बस वही काफी है। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। 15 मिनट निकल जाने के बाद भी अनामिका अपने कमरे से बाहर नहीं आती है। सासू माँ को अनामिका क्या कर रही है इस बात पे संदेह होता है। जैसे वो अनामिका के कमरे में जाती है, वो देखती है कि अनामिका चेहरे पे मेकअप लगा रही थी। अरे ये क्या, तुम घर पे खाना पकाने के लिए ऐसे तैयार हो रही हो? खाना पकाने के लिए ऐसे तैयार होने की क्या जरूरत है? सासू माँ, मैं किसी भी काम से पहले मैं ऐसे ही तैयार होती हूँ। आप जाके बैठ जाइए, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ, नहीं तो खाने में देर हो जाएगा। तुम आओगी, जल्दी जल्दी खाना पकाओगी तो साथ में खाएंगे। ऐसा कह के सासू माँ जाके हॉल में बैठ जाती है। 1 मिनट निकल जाता है, तभी भी बहू आती नहीं है। तब सासू माँ को बड़ा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि अब बहू को जाके डांट लगानी ही पड़ेगी, पर बहू तो नहीं थी। इसीलिए वो सोची कि इस बार अंदर ना जाके ये पता लगाना होगा कि अंदर में अनामिका कर क्या रही है। वो वहाँ पे जाती है। क्या बेटा, अभी भी मेकअप कर रही हो? हमें तो आज नाश्ता नहीं मिला, कम से कम दोपहर का खाना ही बना दो। सासू माँ, आज मैं क्या पकाऊं? बेटा, बहुत दिनों से चिकन बिरयानी नहीं खाई हूँ। मैंने कहा है चिकन ले आने के लिए। तुम उसे झटपट काट कर और चिकन बिरयानी पका लो। उस गंध से मेरा हृदय आनंद से भर जाएगा। गांव के सभी लोग मेरे घर के सामने आएंगे, ठीक है ना? आप इसे अच्छे से बनाना। मैं हॉल में बैठती हूँ, काम पूरा करने के बाद मुझे बुलाना। ठीक है सासू माँ। शारदा की बातें सुनकर अनामिका रसोई में आत्मविश्वास के साथ कुछ कर दिखाने का सोचती है। वो चिकन देखती है जो उसकी सासू माँ ने मंगवाया था। फिर अनामिका के अंदर का ब्यूटिशियन जाग जाता है। वो मुर्गी को सजाने लगती है। समय का उसे कुछ ख्याल ही नहीं रहता। शाम के 4 बज जाते हैं। सासू माँ को बहुत भूख लगती है। तब वो गुस्से से कहने लगती है, इतना समय हो गया पर अभी भी महक तो नहीं आई। बहू आखिर में कर क्या रही है? मैंने उसे खाना बनाने के लिए कहा, उसने तो मेरे पेट में ही आग लगा दी। छिची, सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देखकर उठी हूँ। सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऐसा कहकर वो अंदर जाती है देखने के लिए। अनामिका की हरकतों को देखकर वो हैरान रह जाती है। उसने चिकन को सजा धजा के श्रृंगार किया था। ये देखकर सासू माँ चौंक जाती है। अरे ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ना इस मुर्गी को बिरयानी बनाने के लिए लाया है, फिर ये सब क्या है? अरे सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। इसे देखने के बाद मेरा मन ही नहीं किया कि मैं इसका बिरयानी बनाऊं। इसीलिए मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे बिरयानी बनाना है। सासू माँ। हाय राम, ये क्या है? तुम कर क्या रही हो? ये मेकअप के लिए पागलपन। शादी के पहले तुम्हारी इस आदत के बारे में किसी ने नहीं बताया। तुमने तो आज मुझे भूख से तड़पा दिया। मैं भूख से मर रही हूँ। थोड़ी देर में तुम्हारे पति घर आएंगे, तुम उसे क्या जवाब दोगी? आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, जब तक वो घर लौटेंगे मैं खाना पका के तैयार रखूंगी। बस 2 मिनट, आप देखते रहिए। ऐसा कहकर अनामिका मैगी का पैकेट निकाल के पकाने लगती है। ये देख के सासू माँ का गुस्सा चरम पे हो जाता है। बहू को चिकन बिरयानी बनाने को कहा और वो ऐसा कर रही है। इस तरह वो बड़बड़ाने लगती है। तब तक रमेश लौट आता है। पत्नी ने जो पकाया था वो खा लेता है। वो अपनी माँ के बारे में सोचता भी नहीं है। वो अपनी पत्नी को देखकर उत्साहित हो जाता है। अनामिका कुछ कुछ कह के मुस्कुराती है और फिर वो खाना खत्म करते हैं। बाद में वो अपनी माँ को देखता है। ये सब देख के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। क्या हुआ माँ, तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? तुम्हारी पत्नी ने जो दयनीय भोजन पकाया वो तुम खाकर संतुष्ट हो, उत्साहित हो। ये देखकर मेरा पेट भर गया, है ना?
अरे ऐसा मत कहो माँ, बताओ क्या हुआ। शारदा उसे अपनी बहू के बारे में बताती है। माँ की बातें सुनकर रमेश हैरान रह जाता है। अभी सब कुछ नया है, समय बीतने पे ठीक हो जाएगा। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। आप भी खा के सो जाओ माँ। ऐसा कहकर रमेश सोने के लिए चला जाता है। अनामिका उस रात एक गिलास दूध लेके अंदर आती है। वो हंसता है, दूध पीता है और फिर सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह नींद से उठ के वो बरामदे में आता है। रमेश को देखकर शारदा जोर जोर से रोने लगती है। अरे रमेश, ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को आज? तुम तो कल तक ठीक ही थे। सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा जरूर बहू ने ही बदला है। रमेश शीशे में जाके अपना चेहरा देखता है उसके चेहरे पे मेकअप लगा हुआ है। वो आश्चर्य हो जाता है ये सब देखकर। वो अनामिका को बुलाता है सच जानने के लिए। मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। शादी के बाद मैं चाहती हूँ कि एक ब्यूटी पार्लर में खोलूं। आपको पता नहीं ना मेरे में कितना टैलेंट है, इसीलिए ये सब किया। कैसा लगा आपको? अनामिका की ऐसी बातें सुन के वो वहीं पे खड़ा का खड़ा ही रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या वो रोए। फिर वो अपनी पत्नी के पास आकर कहने लगा, देखो अनामिका, मैं और मेरी माँ ने ये फैसला लिया है कि तुम में टैलेंट तो बहुत है। भविष्य में हमें या हमारे इस घर में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हमने फैसला लिया है कि तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो तुम पूरी करो। तुम्हारे में टैलेंट है, ये सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे गांव वालों को पता चलना चाहिए। इसीलिए हम तुम्हारा ब्यूटी पार्लर शुरू करेंगे घर के सामने के पेड़ के नीचे। रमेश की बातें सुन के अनामिका बहुत खुश हो जाती है। उस दिन से पेड़ के नीचे वो हर दिन अपना ब्यूटी पार्लर खोलने लगती है। बहुत लोग उसके पास आना शुरू करते हैं। देखते ही देखते अनामिका आसपास के पूरे इलाके में बहुत फेमस हो जाती है। अनामिका को इस तरह देखकर शारदा और रमेश भी बहुत खुश होते हैं। एक गांव में रमा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। रमा ने अपने बेटे की शादी उसकी प्रेमिका अनामिका के साथ करवा देती है। अनामिका बहुत अमीर परिवार से थी। रमा अपनी बहू अनामिका को घर पे लाने के लिए बहुत उत्साहित थी, पर बहू अनामिका को अपनी सासू माँ की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन रमेश कहता है, माँ, आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत चुप चुप रहती हो और अकेले ही घर का सारा काम करती हो। ऐसा क्यों? इतने दिनों के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी माँ दुखी है, यही बहुत है मेरे लिए। जब तुम्हारे पिताजी गए तब मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी अकेली हूँ, क्योंकि तब मन में हिम्मत थी कि मेरा बेटा साथ है, पर अब सब हिम्मत मर चुका है। क्या हुआ माँ, तुम ऐसी क्यों बातें कर रही हो? क्या हो गया? अनामिका ने कुछ कहा है तुम्हें? बहू घर पे आई पर मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो चाहती थी कि मेरी बहू नहीं बेटी बन के रहे। ऐसा कहकर रमा रोने लगती है। रमेश को ये सारी चीजें देख के बहुत बुरा लगता है। दुखी होकर वो अपने पत्नी के पास जाता है। 8 बज रहे थे, फिर भी उसकी पत्नी सोई हुई थी। ये देखकर रमेश आग बबूला हो जाता है। अनामिका, अनामिका, तुम अभी तक सो रही हो? सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी तक तुम बिस्तर में पड़ी हुई हो। घर का काम कौन करेगा? अरे तुम क्यों चिल्ला रहे हो? घर का काम तो तुम्हारी माँ ही देखती है। मुझे थोड़ी और देर सोने दो ना। तुम्हें किस बात का इतना अहंकार है? पहले उठो। जैसे ही वो चिल्ला के कहता है, अनामिका अपने बिस्तर से उठ जाती है। बाद में वो अपने पति पर चिल्लाने लगती है कि क्यों वो उस पर चिल्ला रहे थे बोल के। अरे आपकी आवाज तो तेज हो रही है, सुबह सुबह परेशान करेंगे। अगर मेरी माँ ही खाना बनाती है तो तुम क्या करती हो? तुम्हें अपने पैसों पर बहुत गर्व है? हाँ, मैं अमीर परिवार में पैदा हुई हूँ। मुझे बर्तन नहीं धोना है, घर साफ नहीं करना है। ये सब काम करने के लिए मैं पैदा नहीं हुई हूँ। तुम्हारी माँ है, ये सब काम वो देख लेंगी। तब से तुम कह रही हो तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। याद रखना, वो तुम्हारी सासू माँ है। ऐसा कहकर रमेश उसे एक थप्पड़ लगाता है। इस बात से अनामिका को बड़ा गुस्सा आ जाता है। क्योंकि उसके पति ने उस पर हाथ उठाया था, इसलिए अनामिका अपने कपड़े बांधती है और मायके चली जाती है। अपने मायके में वो ऐशो आराम भरी जिंदगी व्यतीत करने लगी। रमेश इधर अपने माँ के साथ रहने लगा। क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता था, इसीलिए वो दुखी रहता था। ये बात उसकी माँ को समझ में आ जाता है। देखो बेटा, तुम मेरे संतान हो, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें इस तरह से अपने दिल को मार के रहने की जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारे जीवन के सफर में पत्नी का भी अहम भूमिका है। जाओ, अपनी पत्नी के पास जाओ और अच्छे से जीवन व्यतीत करो।
मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। तुम खुशी खुशी जाओ। ठीक है माँ, तुम अपना ख्याल रखना। रमा ने जब अपने बेटे से इस तरह से कहा, रमेश अपनी पत्नी के पास चला गया। वो अपनी पत्नी के साथ खुश रहने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। सर्दियों में रमा को अस्थमा की दिक्कत होती थी। उसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती थी। उसकी पड़ोसी पार्वती उसके यहाँ आती है और हालचाल पूछताछ करती है। क्या माँ जी, आप सुबह सुबह रोज उठ जाती है और ओस में घूमती रहती है। क्या होगा आपकी तबीयत का? आपको पता है इस उम्र में आपको इतना काम करने की क्या जरूरत, बताइए। सुबह सुबह मुझे नींद से उठना ही पड़ता है। फिर घर साफ करती हूँ, फिर घर के बाहर रंगोली डालती हूँ, फिर नहाती हूँ और जाके पूजा पाठ करती हूँ। ये काम तो मुझे रोज ही करना पड़ता है पार्वती। ये सब उनके लिए है जो स्वस्थ है। आप स्वस्थ नहीं हैं। ये सब करने की क्या जरूरत है? आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कुछ जरूरत हो तो मुझे बुलाइएगा। पार्वती इस तरह से रमा को कहकर वहाँ से चली जाती है। उधर रमेश अपने ससुराल में अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। अनामिका अपने पति को विदेश यात्रा कराती है। वहाँ पे उनका घर बर्फ के पहाड़ों के बीच में होता है। रमेश अपनी पत्नी के साथ टूर बहुत एंजॉय कर रहा था। यहाँ रमा को 2 वक्त की रोटियां ठीक से नसीब नहीं हो रही थी। उधर अनामिका अपने पति को तरह तरह के नए नए पकवाने खिलाए जा रही थी। रमेश अपनी पत्नी के प्यार में ऐसे डुबकी लगा रहा था कि उसे अपनी माँ की बात याद ही नहीं थी। एक दिन रमा को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी। पार्वती उसे जल्दी से अस्पताल ले जाती है। रमा, मुझे तुम्हारी ये हालत देखे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम्हारे बेटे को इस बारे में सूचना देती हूँ। नहीं नहीं पार्वती, छोड़ दो मेरे बेटे को। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रमा की ऐसी बातें सुन के पार्वती उसके बेटे को कोई सूचना नहीं देती है। 1 हफ्ते बाद रमा की सेहत ठीक होने पे वो उसे घर ले आती है। उधर दूसरी तरफ रमेश और उसकी पत्नी जो विदेश में रह रहे थे वो बहुत खुश थे। एक दिन अनामिका फिसल के गिर जाती है। क्योंकि उसके पैर में काफी जोर से चोट लगी थी, इसीलिए वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अस्पताल ले जाके उसकी चिकित्सा कराने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अनामिका फिर भी बीमार थी। देखो अनामिका, ये लोग कुछ कहकर तुम्हारे पैसे हड़प रहे हैं। इससे तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। अगर हम माँ के पास जाते हैं तो तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं। मेरी माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। चलो कुछ दिन के लिए चलते हैं। ऐसा कहकर वो अनामिका को घर ले जाता है। अनामिका की हालत देखकर रमा को बहुत बुरा लगता है। अपनी जानकारी के अनुसार वो प्राकृतिक उपचार करके बहू का इलाज करती है। अनामिका को अपनी सास को इस तरह सेवा करते देख उसे बहुत बुरा लगता है। उसे बुरा लगता है कि उसने कभी सासू माँ की देखभाल नहीं। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैंने आपको आपके बेटे से अलग कर दिया था। मैं स्वार्थी हूँ। मैंने बस अपने बारे में सोचा, पर आपने अपने मन में कुछ नहीं रखा और मेरा पैर ठीक करने में आपने जी जान लगा दी। तुम भी मेरी संतान हो बेटा। माँ हमेशा अपने बच्चों की दिल की बात समझती है। जो कुछ भी हो तुम्हें खुश रहना चाहिए। नहीं सासू माँ, पार्वती ने मुझे फोन किया था कि आप बीमार हैं। उन्होंने मुझे बुलाया था, पर मैंने ये बात आपके बेटे से नहीं कही। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपने बस हमारी खुशी के बारे में सोचा। आज के बाद हम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर अनामिका अपनी सासू माँ के गले लग जाती है। ये देखकर रमेश बहुत खुश होता है और तब से वो खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।